मैसूर के साथ जो है ना वो अंग्रेज़ों ने युद्ध किया था। उसमें मैसूर में ना सबसे पहले वाडेयार वंश के राजाओं का शासन था और वहाँ पे भी अंतिम जो शासक था ना वो था कृष्णराज वाडेयार, जिसका शासनकाल जो है वो 1734 से 1766 तक था। उसके बाद में उसके 2 मंत्री थे, देवराज और नंजराज। तो फिर उनके हाथों में सत्ता आ गई थी इनके बाद में। और नंजराज जो है ना उसने 1749 में हैदर अली को ना उसके जो वो सैनिक था ये हैदर अली, तो इसका जो कौशल था ना उसको देख के इन्होंने अवसर दे दिया सैनिक जीवन में कि आप भी संभालो इसको। डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त कर दिया था 1755 में इसको। लेकिन 1761 तक आते आते ना उसने सारी शक्ति अपने हाथों में ले ली थी हैदर अली ने। और इसके बाद में 1768 से 1769 के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अंग्रेजों ने ना इससे पहले हैदराबाद के निजाम से 1766 ईस्वी में ना उन्होंने संधि कर ली थी और अंग्रेजों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र देने के लिए मनाया। इसके बदले में उन्होंने हैदर अली की सुरक्षा प्रदान करने का वचन दिया था। और 1767 ईस्वी में संगम एवं तिरुवन्नमलई नामक स्थानों पर पराजित कर दिया था अंग्रेजों ने हैदर अली को। लेकिन उसके बाद में हुआ क्या, मंगलोर में ना हैदर अली ने ना अंग्रेजों की प्रशिक्षित सेना को भी हरा दिया था। और 1769 में वहाँ पे मद्रास की संधि हो गई थी और अंग्रेज हैदर अली को युद्ध का खर्च एवं जुर्माना देंगे, ये उन्होंने संधि किया था कि अंग्रेज उनको देंगे। लेकिन द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ना वो 1780 से 84 के बीच में हुआ था। इससे पहले जो मद्रास की संधि हो गई थी ना उसकी शर्तों के अनुसार हैदर अली को सहायता अंग्रेजों को करनी चाहिए थी, परंतु अंग्रेजों ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। वहीं नॉर्थ में ना जो अंग्रेज है ना वो मराठाओं के साथ में युद्ध कर रहे थे, तो हैदर अली ने सोचा कि हम त्रिगुट बना लेते हैं कि वो ऐसे ही हैं। तो उन्होंने हैदराबाद के निजाम के साथ में और मराठा के साथ में ना उन्होंने त्रिगुट बना लिया था, निजाम के साथ में मराठा के साथ में, ताकि आगे चलकर और हमें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो मराठों एवं निजाम के साथ त्रिगुट संधि कर ली थी। अंग्रेजों ने आगे और भी गैर जिम्मेदाराना रुख अख्तियार करते हुए हैदर अली के राज्य क्षेत्र में स्थित माहे में फ्रांसीसियों की बस्ती पर आक्रमण कर दिया था। उन्होंने माहे पर आक्रमण कर दिया था। 1773 में उस पर अधिकार कर लिया। स्पष्ट रूप से हैदर अली की प्रभुसत्ता को चुनौती थी ये। 1773 में उन्होंने ऐसा कर दिया था। तो इसके बाद में 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। यहीं से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हो गई थी और अंग्रेज जनरल बेली को कर्नाटक के मैदान में बुरी तरह परास्त किया गया और 1780 में अरकाट पर अधिकार कर लिया गया। अंग्रेजों को परास्त कर दिया था। एक बार जब अंग्रेज फिर से शर्मनाक हार के कगार पर थे, अंग्रेज गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स की कूटनीति चाल चली। उसने निजाम को गुंटूर देकर और हैदर अली से अलग कर लिया और सिंधिया भोंसले को भी अपने में मिला लिया। 1780 में नए अंग्रेज जनरल आयरकूट ने पार्टो नोवा, पोलीलूर, सोलिंगलूर में अकेले पड़े हैदर अली को कई बार परास्त किया, परंतु हैदर अली ने एक बार फिर अपना उत्साह दिखाया और सितंबर 1782 में आयरकूट को हरा दिया। मतलब 3 बार उसने हराया। सबसे पहले मंगलोर में हराया था, उसके बाद में उसने हराया था और तीसरी बार उसने वेल्लोर में हरा दिया था। आयरकूट को हरा दिया था, आयरकूट को हरा दिया था। आयरकूट से को हरा दिया था। 7 सितंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, लेकिन फिर टीपू सुल्तान शासक बना। परंतु जब अंग्रेजों ने जारी रखने की स्थिति में थे ना, टीपू अंग्रेजों को करारी मात देने की स्थिति में था। तो ऐसे में 1784 ईस्वी में दोनों पक्षों के बीच में मंगलोर की संधि कर ली गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के भागों को लौटाने में सहमत हो गए थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1790 से 92 में हुआ था। अंग्रेज जो थे ना वो फिर से हैदराबाद के निजाम को उन्होंने पत्र लिखा था कि टीपू के खिलाफ हम युद्ध करेंगे।
तो टीपू को जब पता चला कि ये तो संधि का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसने भी त्रावणकोर पे आक्रमण कर दिया था। और फिर अंग्रेज़ों ने ये बहाना बनाया कि त्रावणकोर हमारा मित्र है, तो हम इसके खिलाफ टीपू पर कार्रवाई करेंगे। अंग्रेजी सेनापति जो था वो मीडो था। दूसरी बार 1790 में कॉर्नवालिस ने स्वयं नेतृत्व किया था और 1791 में उसने वेल्लोर और अंबूर पर अधिकार कर लिया था कॉर्नवालिस ने, और टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम के पास में आ गया था। किंतु वर्षा ऋतु के आ जाने से अभियान को जारी नहीं रख सका और उसे मंगलोर की ओर वापस आना पड़ा। 1791 ईस्वी में गर्मियों में टीपू ने कोयम्बटूर पर अधिकार करते हुए फिर से युद्ध की शुरुआत कर दी। इस तीसरे चरण में कॉर्नवालिस की सहायता करने के लिए मीडो, स्टुअर्ट, मैक्सवेल और हंटर जैसे अंग्रेज सैनिक अधिकारी भी आए थे। टीपू ने बहादुरी से युद्ध किया, पर अंग्रेजों की सामरिक स्थिति मजबूत होने के कारण उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा और मार्च 1792 ईस्वी में उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस अपमानजनक संधि के अंतर्गत टीपू सुल्तान को अपने राज्य का लगभग आधा हिस्सा अंग्रेजों, मराठों और निजाम को देना पड़ा। अंग्रेजों को युद्ध के हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए देने पड़े और अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में रखना पड़ा। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 से 98 हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की अपमानजनक संधि जो है वो टीपू सुल्तान सह नहीं पाया था और उसने किसी प्रकार के सहयोग की आशा नहीं थी भारतीय राज्यों से। तो उसने अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किए थे। तो उसने फ्रांसीसी कंपनी से संपर्क किया, नेपोलियन से भी उसने पत्र व्यवहार किया था। टीपू ने अरब, कुस्तुनतुनिया, अफगानिस्तान एवं मॉरिशस के शासकों से भी पत्र व्यवहार किया था। टीपू ने अपनी सेना को संगठित किया और फ्रांसीसी पद्धति पर उसे प्रशिक्षित किया। अंग्रेजों ने मराठों और निजाम से इस शर्त पर संधि कर ली कि युद्ध से प्राप्त लाभ का तीनों के बीच बराबर बराबर बंटवारा होगा। इस बार अंग्रेजों के सेनापति थे आर्थर वेलेस्ली, हैरिस और स्टुअर्ट। 2 घमासान युद्धों में टीपू सुल्तान पराजित हुआ और उसे श्रीरंगपट्टनम के किले में शरण ले ली। अंग्रेजों ने इस दुर्ग पर लगभग 15 दिनों तक घेरा डालने के बाद 4 मई 1799 ईस्वी को इस युद्ध पर कब्जा कर लिया और टीपू सुल्तान से दुर्ग की रक्षा करता हुआ वह मारा गया था। टीपू सुल्तान के बारे में हम देख लेते हैं। टीपू सुल्तान जो है ना, उसने भारत में रॉकेट तकनीक का खोजकर्ता उसे माना जाता है। उसने मिलिट्री मैनुअल में ना रॉकेट की व्याख्या की है। जो उसने मैसूर राज्य में सर्वप्रथम रेशम उत्पादन भी शुरू किया था और वह ना एक महान योद्धा था। उसे अरबी, फारसी, कनारिस, उर्दू भी आती थी और उसने जो है वो अपनी सेना को ना एक अच्छा प्रशिक्षण दिया था और सिपाहियों को प्रशिक्षित फ्रांसीसी अधिकारियों की मदद ली थी उसने। और 1796 में नौकाधिकरण नौसेना बोर्ड गठित किया था, लेकिन उसकी ये कार्यान्वयन नहीं हो पाई थी। कई इतिहासकार जो वो टीपू को कट्टर राजा कहते हैं और बोलते हैं कि उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा था, लेकिन उसने हिंदू, कुर्ग और नायकों का दमन किया था। तो उसने ना मुसलमानों के मौपलाओं की शक्तियों के दुरुपयोग को भी उन्होंने दंडित किया था और केरल में महलों को विजित करने के लिए उसने मंदिरों को नष्ट किया था। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि उसने मंदिरों का संरक्षण नहीं किया था। उसने श्रृंगेरी मंदिर की मरम्मत और देवी शारदा की मूर्ति के लिए ना उसने दान किया था, धन दान किया था। और लेकिन हम ना उस टाइम के शासकों को ना वर्तमान आकलन के अकॉर्डिंग हम उसका आकलन नहीं कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता के आधुनिक मूल्यों को हम उस काल में नहीं जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो लड़ते रहते थे, तो वो हिंदुओं से भी लड़ते थे और मुस्लिम राजाओं से भी लड़ते थे। टीपू ने पालकी के इस्तेमाल को भी बैन कर दिया था और कहा था कि ये महिलाओं और विकलांगों के लिए संभव के लिए ही सही है। टीपू सुल्तान के पश्चात जो है मैसूर राज्य जो है ना उसके ऊपर जो अंग्रेज थे ना, उन्होंने उनके परिवार को वेल्लोर भेज दिया था पेंशन दे करके परिवार के सदस्यों को, और अंग्रेजों को कोयम्बटूर, कनारा, श्रीरंगपट्टनम मिल गया और उसने निजाम को गुंटी, गुर्रम कोंडा और चित्तल दुर्ग दे दिया था। मराठों के लिए सुंदा और हार पोनेली का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने लिया नहीं, तो उन दोनों ने अपने आपस में बांट लिया था। तो इस युद्ध की सफलता के लिए ना वेलेस्ली को मार्क्विस की उपाधि दी गई थी। और इस युद्ध के बाद मैसूर में ना फ्रांसीसी प्रभाव का भी अंत हो गया था, क्योंकि मैसूर पे उनका अधिकार हो गया था।